वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स के अंदर लेक्चर नंबर 5 द की पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर आर रिटन ऑन द बोर्ड। वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर, वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, we will learn in this lecture how to resolve the vectors in 2D and in 3D, and then the subtraction of vectors. Okay, so this is going to be one of most important lectures on vectors, so please stay till last. You will enjoy learning. वेक्टर में बहुत मज़ा आएगा, पूरा वेक्टर आपसे बनने लगेगा। ठीक, अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बेटर होगा कि आप पहले के वीडियो देख लें, तब इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बस इसके बाद मुश्किल से 2 लेक्चर और ख़त्म हो जाएगा वेक्टर। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन सीखी थी, यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। जैसे कोई एक वेक्टर ये है 5 न्यूटन, मान लीजिए हम इसको वेक्टर ये कहते हैं, और हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। चेक कर लूँ भाई इसको, नहीं तो आवाज़ नहीं है, पता चला पूरी रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं या वेक्टर को उसके न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर आ जाता है उसी की डायरेक्शन में। मतलब ए कैप एक ऐसा वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पहले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझी थी, अच्छे से पढ़ी थी। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इट्स अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। मीन ऐसे कहते हैं कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, इसको निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा इधर देखो। हमने पढ़ा था आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है? आई कैप इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब आई कैप इधर को है, अगर एक्स एक्सिस ये है, वाई ये हो गई और जेड हो गई आपकी तरफ, ये हो गई। तो आई कैप बताएगा इधर को, जे कैप ऊपर को और के कैप आपकी तरफ को। अब हम कहते हैं माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप कहाँ जाएगा? प्लस आई कैप इधर है तो इसका अपोजिट माइनस आई कैप आएगा लेफ्ट में। माइनस जे कैप कहाँ आएगा? नीचे को। माइनस के कैप कहाँ आएगा? इसके अपोजिट अंदर को। ठीक, ये आप लोग जानते हो। अब कोई गिवन वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल? ठीक, देखिएगा क्वेश्चन एंड सोल्यूशन। फाइंड यूनिट वेक्टर है ना, क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो। वेक्टर ए हमें गिवन है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप। दिस इज एनी वेक्टर ए। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले नंबर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखिए आप। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली अभी हम जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे कि ये निकलता है कैसे। सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लो। इधर अगर -2 भी ले लें तो भी परेशान नहीं होना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा ये? 25, दिस इज़ 4, दिस इज़ 64, ये हो गया 89 और 5 93 हो गया, रूट के अंदर 93 हो गया। दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब हम कह रहे हैं हमें चाहिए है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो इसके आगे हम क्या लिखने वाले हैं? सिंस वी नो दैट, क्या मालूम है हमें? सिंस
यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो आप, बस हो गया। वेक्टर क्या है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 93। हो गया, ख़त्म हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, ये आई कैप का कोफिशिएंट हो गया, जे कैप का हो गया, और ये कोफिशिएंट हो गया के कैप का। क्लियर? दिस इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है कि नहीं है ये चेक करना है हमें। मतलब ऐसा था कि जे वेक्टर एक यहाँ था बहुत बड़ा 100 न्यूटन का, तो आप कह रहे हो कि हमने जो निकाला है जो 1 न्यूटन का वेक्टर आया है इसी की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो वही है भाई, आई कैप जे कैप के कैप बदले नहीं, जो कितने हैं, जो प्लस का है माइनस का है जैसा है उसी तरह से है। ठीक, अब हम ये चेक कर लें कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया। और ज़रा चेक करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप निकालते हैं। अगर 1 आ गया तो फिर हमारी बात सही है कि हाँ ये यूनिट वेक्टर है। चलो 5/√93 का स्क्वायर कर लो, फिर 2/93 नेगेटिव का स्क्वायर कर लो रूट के अंदर, फिर 8/√93 कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, पूरे पे रूट लगा लो। और यही तरीका है ना मैग्नीट्यूड निकालने का। कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स हैं, इनके स्क्वायर कर दो, इनको ऐड कर दो, जो कुछ आए उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो क्या आ गया ये 25/93, ये 4/93, ये 64/93। तो अंदर क्या आया 93 आया, 24 + 4 + 64, तो ये क्या बना 93/93, 1 का रूट 1। मतलब क्या आया, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं इसमें, एक छोटा सा क्वेश्चन और। कोई वेक्टर हमें दिया है, कोई वेक्टर ए ना कह के हम वेक्टर एफ कर दे रहे हैं ना, 4 से ही लग के दे रहे हैं इसको, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये फोर्स है न्यूटन में है। अब क्वेश्चन है हमें कि फाइंड a new force in the direction of वेक्टर f। इसी की डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स निकालो जिसका मैग्नीट्यूड हो कितना, विथ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन हो। चलो 15 नहीं, हम कुछ और कह दे रहे हैं और बड़ा कर दे रहे हैं ना, 28 न्यूटन का फोर्स निकालो आप। इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा फोर्स निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 28 न्यूटन आ रहा हो। आप क्या करें, मुश्किल में फंस गए? नहीं फंसे मुश्किल में। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आपसे कहा हमने, समझना ध्यान से, कि 5 किलो शक्कर लेके आया आप मार्केट से और जे आई है 200 रुपये की। ठीक, हमने पूछा 25 किलो शक्कर बताइए कितने की आएगी, या 20 किलो बताइए, 18 किलो बताइए। क्या करेंगे हम, पहले 1 किलो शक्कर का निकालेंगे, कितना आएगा 40 रुपीज़ आएगा 1 किलो शक्कर का, मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे। पहले 1 किलो शक्कर की कीमत निकालना मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लिया आपने, गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकाल लिया। फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको मान लो उन्होंने कहा 18 किलो की कीमत बताइए, तो इंटू 18 कर देंगे, 50 की कहा तो इंटू 50 कर देंगे, जितना भी कहा इंटू उतना कर देंगे। मतलब कुछ कुल मिला के कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना है और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद 28 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, समझ में आई बात? तो आइए देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 + 16 25 का रूट आ गया 5। तो ये 5 न्यूटन का वेक्टर है वास्तव में, है ना। अब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो नाउ यूनिट वेक्टर
अलोंग वेक्टर एफ, वेक्टर एफ के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो ये क्या आएगा एफ कैप, जिसके अलोंग निकालना है उसी पे टोपी पहना दो, उसी को टोपी पहना दो, उसी का कैप कर दो, उसी को कैप निकाल दो उसका। तो ये कैसे आएगा वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर एफ, ये क्या आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या बन गया वास्तव में 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, जे हो गया यूनिट वेक्टर, मतलब ये 1 न्यूटन का वेक्टर आ गया। अब 1 न्यूटन का आ गया, हमें कितने का चाहिए 28 न्यूटन का, तो 28 टाइम्स कर दो इसको, बस काम खत्म हो गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फोर्स, फोर्स चाहिए था ना, रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल्स टू 28 टाइम्स ऑफ एफ कैप, इसको 28 टाइम्स बढ़ा दीजिए, आंसर आ गया। तो क्या हो गया 28 इंटू 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, 28 दिया 84 आई कैप, 28 चौके 112, ये जे कैप, इतने न्यूटन आ गया। ये न्यू फोर्स हो गया, कोई एफ डैश हो गया, एफ डैश हो गया। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पक्का कितना आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 28 आएगा। करके दिखाएं कि देख लोगे, करके दिखा दें। तो जब कभी ऐसा वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकाल लो, जितने का मल्टीप्लाई कर रहा हो उतने का मल्टीप्लाई कर दो। 30 का निकालना है, यूनिट वेक्टर निकाल के 30 का मल्टीप्लाई कर दो। आओ जरा इसको चेक कर लें, है ना, वेरीफाई कर लें, नहीं तो आप लोग कहोगे सर आप बातें देख के निकल गए थे, है ना। एफ डैश का मैग्नीट्यूड निकालें 28 आना चाहिए, यही है ना हमारी बात। 84/5 का स्क्वायर, 112/5 का स्क्वायर। अब बड़ी मुश्किल है, कैसे करेंगे, है ना। जादू 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 जादू, 28 का स्क्वायर है ये, बोलो हाँ। 28 या 84, 28 चौके 112, 28 का स्क्वायर फिर है, चलेगा। 28 का स्क्वायर अंदर से कॉमन आ गया, सो वो 28 आया कॉमन वास्तव में। बचा क्या 3/5, तो ये 9/25, 4/5 तो 16/25, तो ये आ गया क्या 28, और अंदर क्या 9 + 16/25, इट इज़ 28 इंटू 25/25, ये आ गया 1, ये हो गया 28 न्यूटन, हो गया ना। क्लियर, यही कह रहे थे हम, कुछ और कह रहे थे। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसा फोर्स निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 28 न्यूटन हो। तो पहले हमने 1 न्यूटन का फोर्स निकाला, मतलब यूनिट वेक्टर निकाला, और फिर इतने से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर अब सबसे बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बता दें छोटा सा, अब बाद में एक क्वेश्चन का अलग बनेगा, अपना वीडियो है ना, लेक्चर अलग बनेगा क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? लिसन वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली रिजोल्यूशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है इनवर्स प्रोसेस। रिजोल्यूशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन में हम क्या करते हैं कि कोई 2 वेक्टर हैं, तो इन 2 को हटा के हम एक तीसरा वेक्टर निकाल देते हैं, इनका रिजल्टेंट वेक्टर। ये स्केल मान लो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब ये वो काम कर रहा था जो ये 2 मिलके कर रहे थे। बहुत ध्यान से समझना, कभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ जाएगा, रिजोल्यूशन समझ में आ जाएगा। इन 2 का एक निकालते थे हम वेक्टर एडिशन में, वेक्टर रिजोल्यूशन में 1 के 2 करेंगे। मतलब सुनना, in vector addition we find a vector which is equivalent to the given vectors। मतलब हम ऐसा वेक्टर पता करते हैं जो गिवन वेक्टर्स के इक्वल इफेक्ट देता है अकेला। whereas in resolution of vectors we find 2 or more such vectors whose resultant is equal to the given vector। मतलब उधर वेक्टर्स दिए थे, उनका रिजल्टेंट निकाला था, अब रिजल्टेंट दिया है, इनके वेक्टर्स निकालेंगे या कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक, कैसे?
तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स 2 लाइन में आप इसको लिख लेंगे। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, हैंस इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वी फाइंड 2 or more components of the given वेक्टर। क्या बोले, जो गिवन वेक्टर रहेगा उसको हम फुटकर कर देंगे। ठीक, कैसे? हाँ, तो इसको हम 2 टाइप का पढ़ना है हमें, 2D और 3D, है ना। तो 2D आपका ज़्यादा यूज़ होगा, तो पहले हम पढ़ते हैं इसका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर 2D रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों कंपोनेंट्स। देखो कैसे, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर P है ये, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम OA से। तो वेक्टर एडिशन में हम क्या कर रहे थे, देखो जरा, ऐसे 2 कोई वेक्टर थे हमारे, तो इनको हटा के हम एक वेक्टर ला रहे थे और इन दोनों के बराबर काम अकेला ये कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा के ये 2 लाएंगे। मतलब बात ऐसी हो गई कि पहले आपके पास छोटे छोटे नोट थे, 10-10 के 5 नोट थे, आपने किसी को दिया और 50 का एक ले लिया, ये वेक्टर एडिशन है। 100 के 20 नोट किसी को दिए, 2000 का एक नोट ले लिया, क्या है ये, वेक्टर एडिशन है। 2000 रिजल्टेंट है 100 के 20 नोटों का, 50 का नोट रिजल्टेंट है 10-10 के 5 नोटों का। लेकिन अब हम उल्टा करने वाले हैं, फुटकर ले रहे हैं। हमें सब्जी खरीदना है, फुटकर पैसे देना है, फुटकर नहीं है हमारे पास। पेट्रोल पंप पे हम जाके 2000 रुपये के 100 के 20 नोट ले लेते हैं, या 500 का नोट दे के और उससे 100 के 5 ले लिए। तो जब आपने 500 के छुट्टा कराए, 100 के नोट लिए, तो 100 रुपये के नोट लेना इज वेक्टर रिजोल्यूशन। 100 के बदले में 500 का लेना वेक्टर एडिशन है, और 500 के बदले में 100 के लेना वेक्टर रिजोल्यूशन है। ठीक, तो एक वेक्टर को हटा के हम इसकी जगह 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर लाएंगे, जिनका इफेक्ट उतना ही होगा जितना अकेला इसका है। प्लीज़ ध्यान से समझिए, है ना, गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ। तो इसके 2 कंपोनेंट करना पड़ेंगे। तो अपन ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से तोड़ दें कि एक ऐसा इमेजिन करें, एक ऐसा रेक्टेंगल इमेजिन करें जिसका रेक्टेंगल की ऐसी 2 साइड इमेजिन करें कि उसका डायगोनल ये बन जाए। ठीक, आ जाओ जरा, रेक्टेंगुलर की ऐसी 2 साइड हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिसका क्या बन जाएगा, ये बताओ भाई, डायगोनल बन जाएगा। तो एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। क्लियर बच्चों? और मान लो ये है अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन में है, और ये है वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में है। तो इसको हमने बोला पी वाई और इसको बोला पी एक्स। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में 2 वेक्टर हमने इमेजिन किए। तो क्लियरली बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, इसका नाम ही तो था ही, ये रख दिया बी, ये रख दिया सी। क्लियरली बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो पैरेललोग्राम लॉ है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो वेक्टर OC है और वेक्टर OB है, इन दोनों का सम कितना होगा, वेक्टर OA के इक्वल होगा। हमें मालूम है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। ठीक, तो 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के उस डायगोनल के बराबर होता है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इससे पास हो रहा है डायगोनल OA। तो OA इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2। मतलब क्या, वेक्टर PX और वेक्टर PY, 2 आपको ऐसे वेक्टर मिल गए जो वेक्टर P के बराबर हैं। यही तो हमें करना था, इस वेक्टर को फुटकर करवाना था। सो देयरफॉर वेक्टर PX एंड वेक्टर PY are called
rectangular components of vector p, वेक्टर p के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब इनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ये देखिए जरा, वेक्टर px को हम ऐसा लिख सकते हैं px i कैप प्लस py j कैप। कैसे? सॉरी, वेक्टर px को ये और वेक्टर py को क्या, py j कैप। मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड px है और डायरेक्शन i कैप से रिप्रेजेंट कर दी। मतलब इसको फिर ऐसे आ गया, कैसे आ गया, वेक्टर p इक्वल्स टू px i कैप प्लस py j कैप। ठीक, समझ में आया? पूरा समझ में आया? बहुत ध्यान से समझिएगा, मज़ा आने वाला है। अब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है। हाउ मच दिस एंगल इज थीटा। ठीक, ये राइट ट्रायंगल है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो अब देखो क्लियरली हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेक्टर OB है जे वेक्टर PX है। क्लियर? या क्या है, PX i कैप है। तो अकेला OB क्या होगा, PX का मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड होगा मतलब इसमें से डायरेक्शन हटा दो, अकेली नंबर बचा लो, तो i कैप को हटा दो, अकेला नंबर बचा लो, ये OB हो गया। तो जितना OB होगा इतना ही क्या होगा, वास्तव में CA होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ऐसे ही OC की अगर बात करोगे वेक्टर में, तो ये PY वेक्टर है, वेक्टर PY है, PY j कैप है, और OC अकेला निकालना है तो इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब डायरेक्शन हटा देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? प्रॉब्लम है क्या बच्चों? प्रॉब्लम है किसी को क्या? टेल मी प्लीज़। प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम कभी आज तक नहीं हुई पढ़ाने में, है ना? हुई क्या? कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ठीक, जिनको प्रॉब्लम होती है वे यहीं रह जाते हैं। मन लगा के जो पढ़ते हैं बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, कहाँ कहाँ हैं, दुनिया भर में फैल गए बच्चे, है ना? आप लोग भी एक दिन ऐसे अच्छी जगह चले जाओगे, हम बताएंगे हमारे उस बैच के बच्चे यहाँ से पढ़ते थे, भैं से पढ़ते थे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बताओ तो। अरे आज हमने एक ऐसा लेक्चर शूट किया है, छोटा सा 5-6 मिनट का है, जिसको बच्चे, बूढ़े, बिजनेसमैन, नौकरी वाले, टीचर, स्टूडेंट, सबको, आर्ट के, कॉमर्स के, मेल फीमेल, बॉयज़ गर्ल्स, सब कोई देख सकता है। जो बच्चा 5-6 साल का है वहाँ से लेके जब तक जिंदा है तब तक के सारे लोग देख सकते हैं। उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख के, और बाकी सबको, अपने छोटे छोटे भाइयों बहनों को बताइए, वो सब लोग सीखेंगे। मैथ्स में उनको बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट जागेगा। चलो खैर आते हैं इधर। हाँ, अब देखिए, इन राइट ट्राइंगल OBA, ये दिखाई दे रहा है आपको क्या? इसमें एक बार मैं ले रहा हूँ cos थीटा, एक बार ले रहा हूँ sin थीटा। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, OB अपॉन OA। तो OA और रह गई थी भाई अभी। OA है वेक्टर P, तो OA अकेला क्या है, वेक्टर OA का मॉड है, और ये है P। ठीक, तो वास्तव में ये जो OB अपॉन OA आया, ये आया है PX अपॉन P, ये हो गया cos थीटा। तो PX इक्वल्स टू क्या आया, P cos थीटा आया। एंड अच्छा बना है ना, सुपर स्टाइल मार रहा है। अगेन इसी ट्राइंगल में हम sin थीटा लगा लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज P बाई हाइपोटेन्यूस इज P, दिस इज sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट इज P sin थीटा। तो बच्चों आज आपको पता चल गया कि जो गिवन वेक्टर होता है उसका थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट बचता है वो बचता है साइन कंपोनेंट। क्लियर, समझ में आई? अब इन दोनों के इक्विवेलेंट ये है, ये कैसे पता चल रहा? आओ देखें, आओ देख लेते हैं कि इन दोनों की इक्विवेलेंट है ये कि नहीं है। तो कुल मिला के P cos थीटा एंड P sin थीटा आर दी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर P। ठीक, अब तो ये ऐसा लिखा जाएगा, कैसा?
10 वेक्टर p इक्वल्स टू p cos थीटा आई कैप प्लस p साइन थीटा जे कैप। अब देख लो जरा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर लो। हाँ, नहीं तो बाद में कहो कि सर आ नहीं रहा था, आप इधर पता नहीं क्या पढ़ाते रहे हम लोगों को। p cos थीटा का स्क्वायर, ये p साइन थीटा का स्क्वायर। p स्क्वायर बाहर आया अंदर से, तो p बचा बाहर आते आते, स्क्वायर रूट ने इसकी पावर को खा लिया। अंदर हो गया ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, रूट के अंदर 1 यानी 1, यानी p आ गया कि नहीं आ गया। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, गिवन वेक्टर है। तो यही वेक्टर रिजोल्यूशन होता है कि गिवन वेक्टर के लिए दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट ला दीजिए जिनका रिजल्टेंट उतना ही आता हो जितना गिवन वेक्टर है। मतलब दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर दिए हैं उनकी जगह पे हम एक वेक्टर लाते हैं जो वही काम करता है जो सारे मिलके कर रहे हैं। और इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे हम एक वेक्टर की जगह पे दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स ला रहे हैं जो वही काम कर रहे हैं जो अकेला ये वेक्टर कर रहा है। मतलब ये है फुटकर कर रहे हैं हम इस वेक्टर के, ठीक है, छुट्टा कर रहे हैं भाई, छुट्टा करना सीख गए। वेक्टर रिजोल्यूशन करना माने छुट्टा करना, ठीक है बच्चों, मैंने अब अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। तो 2D हो गया, इसी तरह से 3D क्या हो जाएगा, ये हो गया 2D ऐसा, और इसी को काय में बना लो, बॉक्स में बना लो, कमरे में बना लो, रेक्टेंगल बना लो, ये इसमें बना लो, इस बॉक्स के अंदर बना लो। तो एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये देखो एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डायरेक्शन आपकी तरफ हो जाएगी। मतलब हम अंदर की इसमें चले जाएं, डिब्बे में अंदर चले जाएं। अरे दिख रहा होगा डिब्बा खोल के, इतना तो हमारे बच्चे समझते हैं, है ना। इसको तोड़ तोड़ के बताएं क्या, इसको तोड़ के बताएं, तीनों डायरेक्शन का बताएं। अरे डिब्बा टूट के समझ लेना है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों डायरेक्शन में जब हम कंपोनेंट निकालेंगे, मान लो कोई हवा में है ऐसा, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इधर बाहर को z डायरेक्शन में आएगा, ठीक, तीन कंपोनेंट। तो इधर देखेंगे इन 2D में रेजोल्यूशन कैसा होगा, px i कैप py j कैप, ठीक। एंड इन 3D में रेजोल्यूशन करना होगा तो क्या होगा, x डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट मिलेगा, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में भी मिलेगा, और एक कंपोनेंट z डायरेक्शन में भी मिलेगा। क्लियर, इनका मैग्नीट्यूड भी इतना आएगा, इन दो का मैग्नीट्यूड भी इतना आएगा। इतना समझ में आ गया। आप थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लगेगा, जहाँ चाहे लगेगा, है ना। जैसे कोई एक वेक्टर यहाँ को दिया है, वेक्टर u, हमने बोला इसके कंपोनेंट निकाल के बताओ। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम रेक्टेंगल का डायगोनल बनाएंगे तो रेक्टेंगल की दो साइड्स ऐसी बनेंगी, कुछ इस तरह की बनेंगी ना, ऐसे करके रेक्टेंगल की दो साइड्स। अब कौन सा कॉस होगा, कौन सा साइन होगा, अभी नहीं बताना ना, अरे बाबा ना, ऐसे नहीं बता देना। हाँ, पहले पूछो एंगल कहाँ है। अगर एंगल यहाँ है थीटा, तो जे होगा बच्चों यू कॉस थीटा, और ये होगा यू साइन थीटा। अरे समझे ना। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि वेक्टर p है यहाँ को, सर इसके कंपोनेंट कर दीजिए, तो आप सर क्या कर दीजिए, आप खुद कर लीजिए, बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आपसे, देखिए, दो ऐसे वेक्टर बना दो, रेक्टेंगल की ऐसी दो साइड बना दो जिसका डायगोनल जे खुद बन जाए, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा। अब कौन सा कॉस होगा, कौन सा साइन होगा, अभी नहीं बता सकते हम, जब तक एंगल नहीं है तब तक नहीं बता सकते बच्चों। अगर एंगल कोई नहीं यहाँ कह दिया तो ये हो गया p, गलती ना ले बाबा, ना 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 ना, ये होगा p कॉस थीटा और ये होगा p साइन थीटा। तो वेक्टर रेजोल्यूशन समझ में आ गया है। अरे पक्का आ गया ना बच्चों, पक्का आ गया, ठीक। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कोई वेक्टर इधर को जा रहा है, वेक्टर f है इसका नाम, तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे होंगे, कौन सा कॉस होगा, कौन सा साइन होगा, हमें नहीं पता कौन सा कॉस कौन सा साइन होगा। आप तो थीटा बताओ, सो हम बता देंगे। अगर आपने कहा सर जे थीटा है, तो हम कह देंगे भाई ये एफ कॉस थीटा है और जे एफ साइन थीटा है। आप कहते हो कि नहीं सर जे थीटा है, तो हम कहेंगे सॉरी बेटा,
अगर थीटा ये है तो ये कॉस थीटा है और फिर ये साइन थीटा है। यानी थीटा डिसाइड करेगा कि कॉस कंपोनेंट किधर जाएगा और साइन कंपोनेंट किधर जाएगा। बच्चों आई होप, क्या होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया पक्का कि नहीं आ गया? चलो अच्छा, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से हमें बताओ। क्या जल्दी से हमें बताओ? हमें एक बात बता दो आप, अगर समझ में आ गया है कि 5 न्यूटन का कोई फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ठीक। आपसे हम पूछ रहे हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट बताओ कितना होगा और वाई कंपोनेंट बताओ कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो सिंस एफ इज गिवन 5 न्यूटन एंड थीटा इज 30 डिग्री, और थीटा कहाँ से? एक्स एक्सिस से है, तो क्लियरली जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा, मतलब 5 कॉस 30 डिग्री होगा। कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये आंसर आया 5√3/2। लेकिन न्यूटन लिखना मत भूलिए, नहीं तो कोई कहेगा कि फिजिक्स नहीं आती आपको, है ना। यूनिट जरूर लिखना है। यूनिट लिखना वैसे ही है जैसे हम नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं, ऐसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट आ रही है और यूनिट नहीं लिख रहे हो तो ये ऐसी बात है कि आप उसको बिना कपड़ों का छोड़ रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करोगे ना, अच्छे बच्चे, राजा बच्चे नहीं करेंगे ऐसा। एक डायरेक्शन में आ गया एंड वाई डायरेक्शन में देखो कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। एफ कितना है? 5 है। साइन कितना है? 30 है, तो ये होगा 1/2, तो ये आ गया 5/2 न्यूटन, ठीक। अब क्या चेक करना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 5 है, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 है, चेक करना है। आओ एक बार करा देते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट 5 है, ये अपन चेक करें जरा, है ना। एक्स डायरेक्शन में कितना आया था? 5√3/2 का स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में आया 5/2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। तो 25 × 3/4 और 25/4। एलसीएम कितना आया? 4 आया ना। तो 25 दिया कितना? 75 और 25, ये 100 / 4, इट इज़ 25 √5। मतलब ये दोनों फोर्स हमारे उतना ही इफेक्ट दे रहे हैं जितना अकेला 5 न्यूटन दे रहा था। मतलब दीज टू आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दिस गिवन फोर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। समझ में आया? तो बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर रह रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक ही वीडियो में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, ठीक। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अकेला बचा हमारा, तो ये एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में इसको पूरा कर देंगे। तो हमारी तरफ से बच्चों हमने YouTube पे पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जो मुझे आता है पूरा आपके सामने परोस दिया है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार उसको ग्रहण कर लीजिए, पूरा उसको सीख लीजिए और इसके बाद किताबें पढ़ लीजिए, आप सबसे अच्छी फिजिक्स सीख जाओगे, प्रॉमिस। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक नहीं अच्छा बढ़िया कमेंट बनता है, बढ़िया सा कमेंट करो इसमें, ठीक। जब आप लोग कमेंट कर देते तो मुझे बहुत मज़ा आता है। कल 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, ऐसे लगता है दिन रात पढ़ाते रहें, दिन रात पढ़ाते रहें, ठीक। मैं सैल्यूट करता हूँ यूट्यूब बनाने वालों को कि मेरी रीच को वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता। प्लीज़ मैं शेयर करने का इसलिए आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग तो ठीक है डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, टीचर्स हैं, आपके घर में सुविधाएं हैं। कोई बच्चे ऐसे होंगे कहीं दूर जंगलों में, बहुत दूर दूर, कि जिनको टीचर्स नहीं मिलते होंगे, कहीं से बेचारों को मोबाइल मिल जाएगा, मान लो वो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। अगर उनने अपना चैनल देख लिया, सब्सक्राइब कर लिया, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, अपना थोड़ा पुण्य हो जाएगा, एक आहुति आपकी भी लग जाएगी। प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय।